145 करोड़ भारतवासी की बात करते हैं तो उन्हें कई लोगों को ना डिप्लोमेसी का अर्थ नहीं पता। हम चाणक्य की संतान है। उसने बड़े सरल शब्दों में लिखा, अगर कभी मौका मिले चाणक्य नीति पढ़े, अर्थशास्त्र नहीं, चाणक्य नीति। कि व्हाई डू वी हैव डिप्लोमेसी, आपको राजदूत क्यों चाहिए? दो कारण होते हैं, एक आपके अपने देश का विकास और दूसरा उसकी सुरक्षा की, और तीसरा कोई नहीं है। वो दूसरे राजा की पत्नी को भगा के ले जाओ, वो अलग बात है। मेन थिंग होती है योर डेवलपमेंट एंड योर सिक्योरिटी। कि अल्टीमेटली भगवान श्री हनुमान बड़े निराश हो जाते हैं जब सीता माँ को ढूंढ नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भोजन नहीं खाते, पतले हो रहे हैं। फिर जामवंत भालू आता है और उनसे कहता है, हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने आप पे विश्वास कर। अरे तू तो सूरज को निकल गया था। तो फिर भगवान श्री हनुमान को अपनी ताकत याद आती, फिर पहुंच जाते हैं वहां छोटे से द्वीप में, अपने आप को गिरफ्तार करवाते हैं, स्ट्रेटेजिक अरेस्ट कहते हैं, और फिर वहां महल से निकलने से पहले उसको आग लगाते हैं। तो महाराज बोले 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। अब मुझे समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। करोड़ों लोग आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितनी हमारी बेटियां देख रही हैं, मैं माफी चाहता हूं, आपका सिंदूर नहीं बचा सका। बाप हूं, जानता हूं उसका मतलब, लेकिन बदला लिया हमने। वादा किया था पीएम ने, घर में घुस के मारेंगे, हमने घर में घुस के मारा। तो मैं माफी चाहता हूं कि हम नहीं बचा पाया आपका सुहाग, आपका सिंदूर मिटा दिया। इससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस कर पाते, हमने ठोक ठोक के उनकी बुरी हालत। बेटा मैं जिंदा नहीं रहूंगा till by 240, I'll be 96 if I'm still। नहीं सर, 100 साल जिएंगे। कबड़ापन है, और मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं ना कि विकसित भारत कैसा होगा। What is it like to be a citizen of a developed country? तो मैं पता है क्या कहता हूं 2040 से, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा, दिखा तो दे तू कैसा होगा टू बी इन अ डेवलप। और पीएम साहब क्या कहते हैं बच्चों को, कि हमारे लिए हम तो लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, क्योंकि आपके लिए जब आप विकसित भारत में जिएंगे, आपके लिए मौजा ही मौजा। हेलो एवरीवन, आज हमारे पास ऐसी शख्सियत हैं जिसे मैं एसेट ऑफ इंडिया बोलूंगा, और मैं आपसे उनसे ऐसे रूबरू कराऊंगा और आप ऐसे सरल भाषा में कोशिश करूंगा कि आप तक वो जानकारी पहुंचे, क्योंकि उन्होंने, कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं बीटीएस, बिहाइंड दी सीन, लेकिन उन्होंने एक डिप्लोमेसी में, डिप्लोमेट होते हुए डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा नाम कमाया, हमारे देश को कई देशों में परचम बुलंद करा। तो हमारे पे एक जानी पहचानी हस्ती हैं जिनका नाम है डॉक्टर दीपक वोरा। वेलकमिंग टू कृष्णा फाउंडेशन सर, हाउ आर यू सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना शानदार इंट्रोडक्शन दिया। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद देता हूँ। प्लीज सर। मैं अपनी माँ भारती का एक साधारण बेटा हूँ, और मेरी माँ के मेरे ऊपर बहुत ऑब्लिगेशंस है, बहुत कुछ मेरे लिए मेरी माँ ने किया है भारत ने, तो मैं वो लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, ऑर्डिनरी सन ऑफ इंडिया, रीपेइंग माई इटर्नल डेट टू माई मदर। एक चीज़ और बताता हूँ अपने बारे में, बहुत कम लोगों को बताता हूँ। इससे पहले आपका धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया। अरे सर प्लीज सर। यू आर वेरी गुड, जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे। माई फादर्स फैमिली, मेरे फादर पठान थे, फ्रॉम गजनी अफगानिस्तान। भाई 100 साल पहले, कई सदियों पहले उनकी फैमिली अफगानिस्तान से, बिफोर इस्लाम, वो आ गए थे टू पेशावर। सनातनी थे, क्योंकि उस समय इस्लाम से पहले यहाँ बौद्ध धर्म था अफगानिस्तान में, यहाँ हिंदू। तो वो आ गए। फिर पेशावर में जब देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी वाज़ादी कोई नहीं मिली थी, 47 में देश को तोड़ा गया था, देन दे शिफ्टेड टू दिल्ली। एंड माई मदर, वो एक सिख परिवार से थी। तो इस जो खून जो है, ये पठान और सिख का खून है, ये बड़ा खतरनाक होता है। क्या बात है सर, देश को ऐसे ही खून की जरूरत। अभी मैं लद्दाख से लौटा हूँ, मैं वहाँ स्पेशल एडवाइजर हूँ, और मैं जाता हूँ साल में 2 या 3 बार। वहाँ पे एक महाबोधि इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ रुकता हूँ, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइफ मेरी माँ ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो चांटिंग करती थी, वहाँ शांति मिलती है। इट्स अ वेरी गुड रिलीजन। अभी दिल्ली में भी एक वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर है, तो मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। और मेरे साथ में वहाँ पे उसी जगह 4 दिन फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो हिज होलीनेस दलाई लामा थे। तो मैं उनके पास पूछा उनसे कि ही से मैं आपको जानता हूँ, एम्बेसडर दीपक। मैंने कहा आपके चरणों में बैठ के बोलिए आप, मैं सुनना चाहता कि बुद्धिज्म क्या है, कंपैशन क्या है, दोस्ती क्या है, लॉयल्टी क्या। इतना अच्छी तरह सरल भाषा में उन्होंने मुझे समझा, बहुत अच्छा लगा।
एक चीज उन्होंने जरूर मुझसे कही थी कि जी कि मैं आपको अपनी तरफ से एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसको खटक कहते हैं, सफेद रंग का स्कार्फ वो गले में डालते हैं, एंड इट्स वाइट बिकॉज प्योरिटी है, और स्कार्फ का मतलब होता है ब्लेसिंग। तो बेटा आपको मैं हिज होलीनेस की तरफ से ये देना चाहते हैं। ये सब ये मेरी तरफ से नहीं है, हिज होलीनेस दलाई लामा की सर तरफ से। सर आपकी किस्मत हमेशा चमकती रहे। थैंक यू तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। दिल्ली में पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत विदेशों में भी पढ़ा हूँ। 1973 का मॉडल हूँ फॉरेन सर्विस में। मेरा प्रवेश भारत में हुआ था 1951। 74 साल की मेरी उम्र है, अभी भी बहुत हैंडसम हूँ और 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए। अब जो प्रश्न आपने पूछने हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनका सीधा जवाब ना दूं। हम भी सर यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सर अपना ये क्षण बहुत यादगार होने वाले हैं, क्योंकि मैं कुछ अनसुनी कही कहानियां आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। क्योंकि जब लेमन की बात करते हैं, 145 करोड़ भारतवासी की बात करते हैं, तो उन्हें कई लोगों को ना डिप्लोमेसी का अर्थ नहीं पता। मैं क्योंकि बताता हूं। यस सर प्लीज। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं, ठीक है सर। 193। डिप्लोमेसी का उद्देश्य क्या होता है? एक तो जो मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य। हम चाणक्य की संतान है। उसने बड़े सरल शब्दों में लिखा, अगर कभी मौका मिले चाणक्य नीति पढ़े, अर्थशास्त्र नहीं, चाणक्य नीति। कि व्हाई डू वी हैव डिप्लोमेसी? आपको राजदूत क्यों चाहिए? दो कारण होते हैं, एक आपके अपने देश का विकास और दूसरा उसकी सुरक्षा की, और तीसरा कोई नहीं है। अब वो दूसरे राजा की पत्नी को भगा के ले जाओ, वो अलग बात है। बट मेन थिंग होती है योर डेवलपमेंट एंड योर सिक्योरिटी। अब जो आप देखेंगे, मैं आपको कहानी बताता हूँ जामवंत की। डू आई हैव अ कपल ऑफ मिनट्स? यस सर प्लीज प्लीज टेक योर टाइम सर। थैंक यू। मैं कुंभ मेले महाकुंभ में गया था अभी फरवरी में 2025 में। 670 मिलियन 67 करोड़ लोग वहां आए थे। स्नान करा था सर। आई एम वन ऑफ देम सर। एंड सो वी 67 करोड़। लॉजिस्टिक्स देखो, सबसे बड़ी आबादी भारत की 140 करोड़, चीन की भी लगभग वही है, उसके बाद 67 करोड़, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और कुछ नहीं हुआ, परफेक्ट। वो एक जो हादसा हुआ था अनफॉर्चुनेट, उसके आदि कोई डूबा नहीं, कोई चाकू नहीं चले, कोई गोलियां नहीं मारी, नथिंग, परफेक्ट अरेंजमेंट। वो सिर्फ भारतवासी कर सकते हैं। अब 6 साल हो गए इस बात को। मैं पतन गुजरात में था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब बालाकोट के बात बोल रहे थे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। मैंने पहली बार बेटा उनकी आंखों से अंगारे देखे हैं। I'm special advisor in 3 countries, Kargil में, लेह में. I've never seen this fire in his eyes. और आंखों में जब गुस्सा नहीं, अंगारे होते हैं ना, yes. तो वो कह रहे थे कि हमारा सिद्धांत है, आपको याद होगा, हम मारेंगे घर में घुस के मारेंगे। मैं बड़ा परेशान था, यार ये मेरा सिद्धांत तो है नहीं। मेरा सिद्धांत होता है तुम यहाँ तमाचा मारोगे, बोलोगे टाइगर यहाँ भी मार ले, तुम पेट में लात मारोगे, बोले पीठ में भी मार ले। ये कहाँ से हमारा सिद्धांत बन गया? यू नो, मुझ में इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं साहब से पूछ सकता कि सर आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चुप रहा। और कोई भी मुझे बता नहीं पाया कि व्हाट डज ही मीन। फिर इस बार जब मैं महाकुंभ में गया 25 फरवरी 2025 को, जिस अखाड़े में हम लोग रुके थे, मेरे पास एक ही पत्नी है। 48 साल हो गए, अभी वही है। ये 11 प्यारे से 2 साल बाद पूरे 50 साल होने वाले हैं, गोल्डन, वो सेलिब्रेट करेंगे यही। डेफिनेटली सर। तो फिर क्या होता है कि मैं अखाड़े में हूँ और एक महापुरुष आते हैं। मैंने पता किया कौन है, बड़े बड़े महाराज हैं, ये बहुत ज्ञानी हैं। तो मैं चलिए मिलते हैं। मैं गया, उनके चरणों में बैठा। मैं कहा महाराज मैं भारत का राजदूत हूँ, स्पेशल एडवाइज़र हूँ कई देशों में, लद्दाख में, इधर आपसे प्रश्न पूछना है। तो कहते नहीं, ज़मीन पे नहीं, आप सामने बैठे। मैं नहीं महाराज, आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, मैं साधारण पापी हूँ, आपके चरणों में बैठ के पूछूंगा। ये प्रधानमंत्री का मतलब क्या था? क्यों बोल रहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे? तो महाराज ने आंखें बंद की, कहते रामायण पढ़ी है? मैंने कहा महाराज सब सनातन पढ़ी है। तो बचपन में हमारी माँ हमको पढ़ाती थी, सिखाती थी। हाँ ये अलग बात है, मेरी माँ सिख परिवार से होने के कारण गुरु ग्रंथ साहब भी हमने बहुत पढ़ा। वेरी नाइस। तो कहती है कि महाराज कहते हैं कि उसमें एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाते। फिर पूरी कहानी बताई, संक्षिप्त में ये बोले कि अल्टीमेटली भगवान श्री हनुमान बड़े निराश हो जाते हैं जब सीता माँ को ढूंढ नहीं पाते।
डिप्रेशन में चले जाते हैं, भोजन नहीं खाते, पतले हो रहे हैं। फिर जामवंत भालू आता है और उनसे कहता है, हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने आप पे विश्वास कर, अरे तू तो सूरज को निकल गया था। तो फिर भगवान श्री हनुमान को अपनी ताकत याद आती, फिर पहुंच जाते हैं वहां छोटे से द्वीप में, अपने आप को गिरफ्तार करवाते हैं, स्ट्रेटेजिक अरेस्ट कहते हैं, और फिर वहां महल से निकलने से पहले उसको आग लगाते हैं। तो महाराज बोले 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। अब मुझे समझ आया कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, और उस दिन से मेरे दिल में तो वैसे ही उनके लिए मैसिव इज्जत है, और भी ऊंची हो गई। सर मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, वो हनुमान सर और आप जामवंत। देखिए वो सब कुछ है, ही इज जामवंत, ही इज ब्रिलियंट। तो उस वक्त मुझे समझ आया कि ये क्या हुआ है, that what was he talking about। अब उसको हमने साबित कर दिया, और साबित अभी हमने किया है मई के महीने में, जब पहलगाम में भी वो जो अटैक हुआ, हादसा हुआ। करोड़ों लोग आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितनी हमारी बेटियां देख रही हैं, मैं माफी चाहता हूं, आपका सिंदूर नहीं बचा सका। बाप हूं, जानता हूं इसका मतलब, लेकिन बदला लिया हमने। वादा किया था पीएम ने, घर में घुस के मारेंगे, हमने घर में घुस के मारा। तो मैं माफी चाहता हूं कि हम नहीं बचा पाए आपका सुहाग, आपका सिंदूर मिटा दिया, लेकिन हमने उन लोगों को, है ना मेरे पास पानी, थैंक यू, हमने उन लोगों को, माफी चाहता हूं मैं। इट्स ओके सर, दिल की इस मामले में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, तो मेरा फर्ज है ना भाई होने के नाते। ट्रू सर, जो राखी वो मुझे पहनाती है कि उनकी रक्षा मैं नहीं कर पाया था, जो भी कारण था, लेकिन मिटा दिया उन कमीनों को, फिर घर में घुस के मारा। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। जब हमने उनको ठोका आतंकी ठिकानों को, फिर हमने उनसे कहा कि देखो हमने आप पे हमला नहीं किया, आतंक पे हमला किया, अब जवाब मत देना। तो उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री ऐसा सबक सिखाएगी आपको। ठीक, थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि आप आ रहे हो हमसे लड़ने। इससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस कर पाते, हमने ठोक ठोक के उनकी बुरी हालत कर दी। और फिर जब हमने अपने ब्रह्मास्त्र, जिसको हम ब्रह्मोस कहते हैं, उसका प्रयोग किया। ये भी आपको एक चीज बताता हूं, सुनिएगा। उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक जगह है, नूर खान एयरबेस। मुझे तो खैर उस देश में, आतंकिस्तान में, उसका नाम क्या है देश का, आतंकिस्तान नहीं, पाकिस्तान, हाँ ऐसा ही कुछ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे तो जाने नहीं देंगे। लेकिन जो लोग गए हैं कहते हैं कि नूर खान में जो इनका एयरबेस है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसको एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। अच्छा, अमेरिकन राष्ट्रपति का जो बंकर है, जहां पे वो छुप जाता है अगर कभी भी परमाणु जंग हो जाए, बिल्कुल वही कंपनी ने बनाया था। ओके, 5 मीटर नीचे कंक्रीट, 5 मीटर ऊपर, और फिर इतनी ऊंचाई का कमरा है, सब कुछ वहीं से, सैटेलाइट से, ये वो। दिक्कत ये थी कि हमारे पास वो हथियार नहीं है कि हम उसको तोड़ सकें, ध्वस्त कर सकें। फिर अल्टीमेटली ब्रह्मोस जो कंपनी है, जो मिसाइल है, जो लड़की, एक भारत की बेटी टीम लीडर थी, और ब्रह्मोस मिसाइल की एक्यूरेसी देखो, कई 100 किलोमीटर दूर से, हम उनकी धरती में नहीं गए, कई 100 किलोमीटर दूर से हमने मिसाइल लॉन्च किया। तो जब आप इस तरह के बंकर में होते हैं, एयर कंडीशनिंग तो चाहिए, तो वो एयर कंडीशनर के डक्ट से अंदर गया। क्या बात है सर, क्या बात है। 700 लोग मारे गए, उसमें टर्किश लोग थे, चीनी लोग थे, अमेरिकन थे और पाकिस्तानी थे। बुरी तरह से उड़ा दिया उसको। फिर जो फैमिलीज थी पाकिस्तानियों की, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोग कहाँ हैं? तो उनकी आर्मी ने बोला, देखिए कोई फायदा नहीं है, आप दफनाना चाहते हैं कि पता नहीं लगेगा सिर किसका है, कलेजा किसका है, जिगर किसका है, सब खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा वहीं पे बुलडोजर चला दो, वहीं दफना दो। वही किया। ये जो फिर बदला हमने लिया उनसे, वो फिर घबरा गए। उसके बाद फिर वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो बेवकूफ सा, उसकी बुद्धि तो शायद वेकेशन पे गई हुई है, मैकडोनल्ड ट्रंप ही जो भी इसका नाम, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ वही मैकडोनल्ड ट्रंप, डॉलर ट्रंप। तो कहते जी मैंने मध्यस्थता कराई है। मैंने कहा ये तो बात सही है। मैं कहा यार तू चुप कर रहा है क्यों, अब क्या कोई, उन्होंने रिपीट कई बार करा, 40 बार कहा। वैसे पता है आपको कि जो महाभारत में जंग हुआ था कौरव और पांडव के बीच में, वो नहीं हुआ था, वो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से, अच्छा वहां से भी इन्होंने वार करा दिया था। आप लोगों को मालूम नहीं है, ये वो नई किताब लिख रहा है महाभारत, बेवकूफ आदमी है। एनी केस ये हुआ, और उसके बाद तो आपको पता है। और फिर पीएम साहब ने कह दिया था, अंग्रेजी में बोले थे बिहार में, आई वाज देयर, कि कहीं भी दुनिया में छुपोगे
हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। ये पहले भी इन्होंने एक बार नहीं नो वन कर रहा सर, इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, पाताल में भी छुपोगे वहां से वहां से भी निकालेंगे। ढूंढ के निकाल के करेंगे, वो रैली याद है मुझे। यही किया। सर हुआ क्या था उस दिन, बहुत अच्छा वाक्य है एक, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन हुआ उस दिन मोदी जी का कार्यक्रम था, एबीपी न्यूज चैनल का था, और वहां पे मैं वन ऑफ द गेस्ट था। आ जाओ। हम आगे बैठे हुए थे, आमिर खान साहब भी आए हुए थे, जगत गुरु भी थे, हम बैठे हुए थे। तो जनरली क्या होता है, जितनी भी कॉन्क्लेव होती है मोदी जी की, मैंने अटेंड करी हुई सारी। तो मोदी जी जब आते हैं और जब उनका मूड अच्छा होता है, वो सबसे बच्चों से मिलते हैं, सबसे हाँ। नमस्ते वेव करते हुए जाते हैं। हाँ। पर क्योंकि उस दिन रात को होने वाला मिडनाइट में, हमें किसी को नहीं पता, मोदी जी कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, स्टेज पे आए, लेकिन जब वो गए तो इस बार घूमे नहीं। तो इस बार लगा ऐसा पहली बार हुआ, 5 बार मोदी जी अलग अलग चैनल पे आए कि यहाँ से आए सीधे चले गए। और उस दिन रात को अपने एक प्राउड फीलिंग हुई कि हमने ये कर दिया। सवेरे 1 बजे के आसपास 25 मिनट में सब खत्म कर सब दिया। खत्म। तो सर 35 मिनट्स, और वो तो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था। नहीं था। अब बीच में हमने भारत के 3000 जहाज गिरा दिए। और टाइगर, मेरे पास 3000 जहाज नहीं है यार, ये समझ जा। बकवास करते वो एक्शन का रिएक्शन, कुछ भी बोलना। कुछ भी बोलना। बाद में उनके जो वो बदमाश है, असीम मुनीर, नहीं एक दूसरा एक बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है अच्छा ना, प्रधानमंत्री हूँ। तो वो बदमाश शरीफ बोला कि नहीं, ये नहीं किया। हम लोग 4 बजे हमला करने वाले थे, फजर प्रेयर्स के बाद भारत ने पहले ही हमला कर दिया। हाँ फिर वो पिंजड़े वाली मुनरिया जो उनका फूल मार्शल है, हाँ जी, पिंजड़े वाली मुनरिया ही तो है, मुनरिया कहता, मुनरिया ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उसको कहा कि तूने अभी तक क्या? कहते जी मैंने दिल्ली को, बम्बई को, कोलकाता को नष्ट कर दिया, अब क्या करूं? तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो कहता मैं उस वक्त बड़ा बिजी था, स्विमिंग कर रहा था। तो किसी ने कहा सर आप कह रहे हो 2:30 बजे सुबह फोन आया था, आप स्विमिंग करते हो 2:30 बजे? हाँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं सोच रहा था कि सोच रहा था स्विमिंग करते। बेवकूफ आदमी है, कुछ भी बोल रहा है। कुछ भी बोल रहा। सो नाउ द रियलिटी इज कि अब उसमें ये ताकत नहीं है कि मुझसे भिड़े। अगर एक और हमला हुआ, और आप सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, अब आप लोग फैसला करिए, आप लोग मेरे साथ जो यहाँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है। मेरे सैटेलाइट्स ने, सुनिए बड़े ध्यान से, इंडिकेटर दिया है जब मिसाइल होती है और न्यूक्लियर बॉम्ब हम अलग रखते हैं। मिसाइल इस कमरे में, न्यूक्लियर वॉरहेड इस कमरे में, और जब तैयारी करते हैं फिर हम टोपी पहना देते हैं मिसाइल को, न्यूक्लियर, यानी उसको लेके उड़ेगा। अब मेरे सैटेलाइट ने कहा है, रशियंस ने कंफर्म किया, इजरायलीज ने कंफर्म किया, कुछ और मित्रों ने कंफर्म किया कि उसने दोनों की शादी कर दी, मेट कर दिया, और ला रहा है लॉन्च की तरफ। लॉन्च। अब अगर उसने लॉन्च किया वहां से जहां पे वो है, तो उसको 22 मिनट लगेंगे दिल्ली और बॉम्बे को बर्बाद करने में। मैं तैयार हूं, और मेरे को 8 मिनट लगेंगे पूरे आतंकिस्तान को नष्ट करने में। 8 मिनट मुझे, क्योंकि मेरी जो अभी हमने लॉन्च किया अग्नि 5 जिस 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार, मैं 8 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब वो लॉन्च करने वाला है, मैं तैयार हूं। अब ये बताइए क्या फैसला है? मुझे पता है कि वो लॉन्च करेगा और उसको इतना टाइम लगेगा, और मैं 8 मिनट में, अब उसके 14 मिनट बचे हैं, 13 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट, बताओ कि हम क्या करें? लॉन्च करूं या ना करूं? अपने मिसाइल छोड़ूं कि ना छोड़ूं? अब अगर तो मैं अहिंसावादी हूं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको पहले हमें हिट करेगा फिर मैं जवाब दूंगा। अच्छा, वेट करूं कि बॉम्बे और दिल्ली खत्म हो जाए, फिर या पहले उड़ाऊं? पहले उड़ा दो। यही बात मैं कई बच्चों से पूछता हूं। मैं कम से कम 3 करोड़ यंग माइंड से बात कर चुका हूं पूरे देश में कि लॉन्च कर। सब कहते हैं सर लॉन्च इमीडिएटली, फायर योर मिसाइल्स, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। अब वो बेवकूफ जो उनका फूल मार्शल है, वो ब्रसल्स गया था, तो वहां जाके कहता है टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो कोई कैमरा फोन नहीं ले जाने देते, बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं मैदान जंग में शहीद हो जाऊं भारत में। तो मैंने कहा टाइगर तू अपना एड्रेस भेज, मैं अपने अज्ञात लोग वो तेरे को वहीं उड़ा, वहीं शहीद कर देते। गधा है गधा ये आदमी। जो असली योद्धा होते हैं वो बकवास नहीं करते, वो चुपचाप से। एक आपको और चीज बता बेटा, मैं भारत के बारे में बात, जो मैं भारत के बारे में बात करता हूँ मैं खो जाता हूँ। मेरी माँ है इन्हें, हर जन्म में इसका बेटा बनना चाहता हूं, हर जन्म में कुर्बान होना चाहता हूं भारत पर। एक चीज आपको और बताता हूं, जब महाभारत का वो सब कुछ हो गया, भगवान श्री कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे, बैठे वहां, पहले डिप्लोमेट वही थे। उन्होंने जाके कौरव से कहा, वो हस्तिनापुर गए, बोला भाई देखो जमीन उनकी है, वापस कर दो, 5 गांव दे दो, या 5 गांव दे दो। फिर बोले कि जो नीडल का पॉइंट होता है वो भी उतनी धरती नहीं थी। वो समझ गए कि अब जंग होने वाला है। फिर वो शिशुपाल आया जो उनका रिश्तेदार था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देख तूने बहुत सताया,
अब मैं जा रहा हूँ, चुप हो जा। तो और 100 से 100 गाली मुझे देगा, यानी गाली का मतलब होता है मुझे तंग करेगा तो फिर मैं वार करूँ। 99 हो गई, 100वें मुझे कृष्ण ने कहा बस अब मेरी बर्दाश्त नहीं है। फिर 100वीं गाली दी तो फिर सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आया। बाकी आप सब जानते। जब वो वनवास का पीरियड पांडवों को खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण माधव ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, तुम्हारे हथियार मुझे मालूम है कहाँ हैं, वो शमशान में पड़े हैं पेड़ के ऊपर। शमशान घाट में पेड़ था कि कोई लोग शमशान में जाएंगे नहीं, तो जा लेके आ, लेकिन हाथ लगाने से पहले महादेव को पूजा कर। तो ये चीज याद रखिए, कृष्ण ने पूजा की, फिर वो अर्जुन ने, और फिर हथियार ले। ये याद रखिए कि हमारी परंपरा में हम पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। एकमात्र सभ्यता है, हम दोनों की पूजा, शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा करते हैं। बहुत बड़ी बात। तो फिर उस समय अर्जुन ने उसकी कमान का नाम था गंदीप, तो गंदीप को लेके आ, जब उसकी आवाज सुनी कौरवों ने, कहने लगे भाई अर्जुन आ रहा है, अब नहीं हम कुछ कर पाएंगे। सो ये सिविलाइजेशन है कि दोस्ती करना चाहते हो हम आपसे आगे निकल के दोस्ती करेंगे, दुश्मनी करना चाहते हो तो मिटा देंगे। ये भारत की परंपरा रही है। आज जो नया हमारे देश में विष्णु का अवतार जो हमारा नेता है, वो आज हमें ये याद करा रहा है मेरी तरफ। बेटा मैं बताता हूँ, मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, आज मैं आंख झुका के आंख उठा के बात नहीं करता, नजरें मिला के बात करता एंड विद कॉन्फिडेंस। ये अमेरिकन अखबार क्या लिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देखो कैसा बेवकूफ है, उसने दुनिया की 4 महाशक्तियां जो है 3 के साथ अपनी रिलेशनशिप खराब कर ली। कौन सी 3 महाशक्तियां और है? भारत, चीन और रूस। यूरोप का नाम नहीं है कहीं पर। सही बात। यूरोप तो इतिहास है, मैं वर्तमान हूं, मैं भविष्य हूं। यू अंडरस्टैंड? आजकल अमेरिकन पेपर्स कह रहे हैं इंडिया इज अ सुपर पावर, नॉट इमर्जिंग, वी हैव इमर्ज्ड, वी ऑलरेडी इमर्ज्ड, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर। फिर मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं जिक्र कर रहा था मेरे दादा के दादा के दादा चाणक्य का, उन्होंने कहा है कि किसी देश को अगर महान होना, ये उस समय 2400 साल पहले 6 चीजें चाहिए। सबसे पहली लीडरशिप। अमेरिका की एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, पिछले 3 साल से बराबर वो कहते जाते हैं, 3 साल हो गए कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा, ना उनको पैसे देता हूं, कहते ही इज द मोस्ट पॉपुलर। चलिए मान लिया, लीडरशिप टॉप। फिर कहते हैं दूसरा इकोनॉमी, हम कहते हैं 4th लार्जेस्ट है, ये गलत है, मैं इकोनॉमिस्ट हूं। हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, यानी वेरिएबल इनवेरिएबल जो हो सकता है जो नहीं हो सकता, फिर समझने की कोशिश। हम नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, जर्मनी से आगे निकल गए। अब पीएम साहब कब इसका ऐलान करते हैं मुझे मालूम नहीं, 17 सितंबर, इसी महीने में 2 हफ्ते में वो 75 साल के हो जाए, शायद उस दिन कर दें, शायद उसके बाद का, आई डोंट नो। ये उन पे उसके बाद सर कोई सरप्राइज देखेंगे हम? नहीं, अगर वो कहीं चले गए, मैं तो कुतुब में ना चढ़ गई। नहीं, इंडिया नीड्स हिम, द वर्ल्ड नीड्स हिम। ये दूसरी चीज इकोनॉमी की। फिर वो बोले कि आपकी मिलिट्री, अब देखिए एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, वो एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री इस समय अमेरिका की है। झूठ बोलते हैं कि उनको लड़ना वड़ना आती है, जहाँ जाते हैं पिट के आते हैं, लेकिन पैसा बहुत है। दूसरी तरफ वो रूस को कहते हैं, अब यूक्रेन में देखिए यूक्रेन कैसे मुकाबला कर रहा है। और तीसरे नंबर पे वो भारत को लिखते हैं, चाइना को नहीं लिखते, क्योंकि चाइना की समस्या थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। वो रिक्रूट करता है अपनी सेना में 35 साल की उम्र में, उसके बाद लोग नहीं है। और मैं रिक्रूट करता हूँ 18 साल। फर्क देखिए, 35 साल तो फौज में मिडिल एज हो जाती है, बुढ़ापा होता है। ट्रू, हमको नौजवान चाहिए। सो मिलिट्री मेरी बड़ी तगड़ी है। फिर चौथी चीज जो उसने कही थी चाणक्य ने, उसने कहा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बेटा मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, एक देश जो एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है वो मैं हूँ, 12 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाता है वो मैं हूँ, एक साल में वो उतने लोकोमोटिव बनाता है जितना यूरोप और अमेरिका मिल के नहीं बनाते, वो मैं। 140 करोड़ लोगों के लिए मेरे पास 125 करोड़ स्मार्टफोन है। आप किसी से मिले हो जिसके पास स्मार्टफोन नहीं? आजकल तो भिखारी भी कहता है अरे छुट्टा नहीं है तो पेटीएम कर, यूपीआई कर दे, देख ले, यूपीआई कर दे, भीम कर दे, भीम कर दे। सो एक सेकंड में हम 6000 ट्रांजैक्शन कर डिजिटल एवरी सेकंड, जितना एक हम महीने में करते हैं अमेरिका 3 साल में करता है। क्या बात है सर, देखते जाइए कौन रोकेगा इससे। तो सर ये यूएस हमारा दुश्मन क्यों बना? टैरिफ बढ़ाई जा रही है। बेवकूफ है, वो टैरिफ लगा दिया वी डील, वो ठीक हो जाएगा। अभी उसका विदेश मंत्रालय जो है वो कह रहे नहीं भारत तो हमारा बहुत डार्लिंग है। मैंने कहा अच्छा, अपने राष्ट्र तो परसों हम इंडिया चाइना से हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती तो हमारी नहीं होगी बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दैट। वो
इकोनॉमिकली यस, बाकी चीजें हैं जो जब तक मेरी जमीन खाली नहीं करोगे मैं कोई दोस्ती नहीं करूंगा आपके साथ। आप गिलगिट बाल्टिस्तान से अपना चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉइटेशन कॉरिडोर नहीं, उसका नाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको एक्सप्लॉइटेशन कॉरिडोर कहते हैं। तो वहां से ले जा रहे हो, नॉर्थ ले जा, अफगानिस्तान से ले जा, मेरी धरती पर तो हाथ मत लगा। वो चाइना नहीं मानेगा ना मैं मानूंगा, मैं खड़ा हूं वहां पे। तो ये उन्होंने फिर बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर उसने बोला एजुकेशन। अब आपको एक फिगर देता हूं, जो लोग ये प्रोग्राम देखें, अब मैं इधर भी देख के बताता हूं। हर दिन भारत में हम 2 नए कॉलेज बनाते हैं एवरी डे। 1 महीने के अंदर 3 नए विश्वविद्यालय। जब मेरा मैन्युफैक्चर हुआ था भारत में 1951 में, तो हमारे पास 500 कॉलेज यूनिवर्सिटीज थे, आज मेरे पास 60,000 है। आई हैव 60,000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, 15 लाख स्कूल है। अरे जितनी गाली देनी है दो, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड नहीं है, ब्लू बोर्ड नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द फैक्ट इज कि ये कॉलेजेस हैं, ये स्कूल्स हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी है और 52% हमारी बेटियां हैं। देख रहे हैं क्रांति जो आ रही है इस देश, रेवोल्यूशन सर, रेवोल्यूशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन। अरे जितनी गाली देनी है दो, बैठ के जो ऑपोजिशन वाले हैं, ये नहीं है वो नहीं है, देखो जी वहाँ टीचर नहीं है, ये अच्छा यार नहीं है तो नहीं है, तो आप चले जाओ पढ़ाओ। ये बैठ के आलोचना करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। कम आउट विद अ पॉजिटिव सोल्यूशन। तो एजुकेशन की जो उसने बात की, 80% हमारी साक्षरता पहुंच चुकी है, 7% थी जब हम सो कॉल्ड आज़ाद हुए थे। और लास्ट चीज जो उसने एजुकेशन की बात, इसने चाणक्य ने कहा था कि आपकी डिप्लोमेसी टॉप की होनी चाहिए। हम ग्लोबल साउथ के एक्नॉलेज लीडर हैं, 125 देश हैं जिन्हें हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, या मैं मानता नहीं हूँ इस शब्द को, इस टर्म को, लेकिन लोग कहते हैं साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मान लिया। अब देखिए 125 देश, 27 विकासशील देशों ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया है, 27, और उसमें से 8 मुस्लिम देश है। जो कहते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, और टाइगर मुस्लिम देश मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, क्या फेल हुआ? दिमाग खराब इन लोगों का, आइडिया नहीं, डिप्लोमेसी का इनको आइडिया नहीं। ये सब चीजें देखें। और कुछ देश, जब मैं अफ्रीका में जाता हूँ, अब तो खैर कम जाता हूँ कि मेरी उम्र हो रही है, अभी 2-3 साल पहले, कोविड से पहले मैं चाइनीज वायरस से पहले बहुत जाता था। इसमें एक चीज मैं जाके सारे अफ्रीकन को कहता था, यार तुम यूरोप की तरफ क्यों देखते हो? जहां पे आप लोग आज हैं, भारत 50 साल पहले उस लेवल पे था, और देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। तो उनको एक गीत सुनाता हूं, और तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो यूरोप ना देखिए, इंडिया की तरफ देखिए, इंडिया की तरफ देखो। आई एम योर रोल मॉडल। यार मैंने देखो 140 करोड़ की आबादी के बावजूद कहां पहुंच गया हूं। 1966-67, बेटा अपने मम्मी डैडी से पूछना, अकाल था भारत में, वर्षा नहीं हुई थी, हम लोग भूख के दरार पे खड़े, बिल्कुल एट द एज ऑफ हंगर, स्टारवेशन। हमारी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गई थी अनाज मांगने, 90 लाख टन, 1 करोड़ 10 लाख टन, 2 साल, 66-67 उन्होंने हमें दान में दिया, और साथ में कहते गए देखो भिखमंगे हैं ये भारतीय। वो टाइम था जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हो रहा था, तो उसके दिमाग में वही है कि ये भीख मांगते हैं ये लोग। और हमसे ये कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। 80 सोमवार, 66-67, ये पठान का बेटा भूखा सोया है, कुछ नहीं खाया। माँ तो माँ होती है, कहती है बेटा खा ले, बट माय फादर वुड टेल हर कि इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। आई डिड नॉट ईट फॉर 80 मंडेज, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, नथिंग। तो सर ये पूछना था, बचपन से आपको पता था कि आप यूपीएससी के रैंक नहीं, करेंगे, पता IAS में नहीं। जाएंगे? वो क्योंकि कुछ अंदर देशभक्ति में देख पा रहा हूँ ना वो आपके शुरू अंदर। से ही, मेरा ख्याल बचपन से ही, मेरी माँ भी ये कहती थी कि भारत के बारे में कुछ गलत कहता था तू बिड़ जाता था उससे, उस उम्र में भी, छोटी उम्र में भी। जैसे 5-6-7 साल में कभी कोई घर में काम करते थे, बिकॉज वी हैड अ बिग हाउस इन देहरादून, तो कोई आगे कहता मैडम क्या हो रहा है भारत में, कहती तू जाके उसको काट के आता था कि ये क्या। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, So this was something, let me complete बेटा। So finally जब हमारे पास अनाज नहीं था, फिर हरी क्रांति आई। अब आज के फिगर्स आपको देता हूं, ओके? आज मेरे पास, मेरे गोडाउन में 8 करोड़, आई रिपीट 8 करोड़ खाद्य पदार्थ पड़े, अनाज, चावल वगैरह, रागी, मक्की, जोवर, जो भी है, 8 करोड़ टन। और उसके साथ हम दुनिया के 800 करोड़ लोगों को 25 साल के लिए खिला सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। अकेला भारत पूरी दुनिया को नॉर्मल कंडीशन में 25 साल तक हर रोज 1 किलो खाद्य पदार्थ दे सकता है। क्या क्रांति हुई है। गाली दो जितनी देनी है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम प्यार से कहना, कहना, और क्या कहेंगे, बकवास भी करेंगे, लोगों का काम है बकना। क्रिटिक्स भी होने चाहिए सर, क्रिटिक्स भी होने चाहिए। मुझे लगता है कि सक्सेसफुल लोग का और ज्यादा सक्सेसफुल होने से क्रिटिक बट होने उनको कम से कम, वो तो कहते हैं ना कि आप इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, फिर दुश्मन भी होंगे। चाहिए। जो क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो वहां होते जहां आप है, आप वो नहीं हो पाते तो फिर उनको ईर्ष्या। फ्रस्ट्रेशन निकलती है। आप कभी मेरे अपार्टमेंट में आइए, जहां मैं दिल्ली छोटे से एक अपार्टमेंट में मेरी 48 साल वाली पत्नी और मैं रहते हैं। उसके बाहर एक साइन लगा हुआ है, ईगो/एंगर फ्री जोन। फ्री जोन, बाहर छोड़ के, घमंड बाहर छोड़ के आइए, बाहर छोड़ के, अपना गुस्सा बाहर छोड़। बाहर छोड़। हमें नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए और हमें घमंड नहीं चाहिए घर के अंदर। सो मेनी पीपल हैव कम, कहाँ से बनवाए? मैंने कहा दुकानें जाओ, दुकान वाले से कहा मुझे 5% कमीशन दे। मेरे इतने दोस्त आके बनवा के अपने घर में। सर आपके एक्सपीरियंस की बात करें जी, सर, इन योर एंटायर डिप्लोमेटिक जर्नी व्हिच लीडर्स हैंडशेक यू विल नेवर फॉरगेट एंड व्हाई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या बात है सर। What a solid handshake. You know, I क्या बोल सकता हूँ यार, जाने दीजिए। Let me just say that he is exceptional. ये अवतार है विष्णु का, I believe that. उसकी आंखों में जब देखता हूँ, he's a very very kind person. लोग कहते हैं बड़ा कठोर है, कठोर नहीं है, दिल इसका मोम का है, एकदम पिघल जाता है, वेरी नाइस गाय। उसके बाद मैं कहूँगा अगर किसी से हाथ, व्लादिमीर पुतिन, ग्रेट है, आई रिस्पेक्ट हिम। बिल्लू भाई क्लिंटन, अमेरिका का जो राय, मैं उसको बिल्लू भाई कहता हूँ। बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन। बैरक ओबामा, सॉरी, बैरक ओबामा बराक ओबामा से मैं मिला हूँ, बट हैंडशेक नहीं हुआ। नहीं हुआ था, बट यू नो ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी। ओके, मेरी तरफ देख तो रहा है पर देख नहीं रहा। देख नहीं रहा। वो अंग्रेजी में भी कहावत होती है कि यू आर हियरिंग मी बट यू आर नॉट लिसनिंग। लिसनिंग। तो मुझे लगा कि ही इज लुकिंग थ्रू मी। I mean, I was a junior, what was I at that time? I think I was one of the junior, not very junior, I was second senior most. हाथ तो मिलाया, but वो बात नहीं बनी जो पुतिन के साथ जब हाथ मिला, आंख से आंखें से। एंड आई स्पीक रशियन, तो उसके जब मैंने उनसे बोला, 12 भाषाएं बोलता हूँ, तो when we spoke to each other, it was great. I mean, solid handshake. PM का तो खैर। Then किसके साथ और? Let me try and remember. आर्मीनिया के राष्ट्रपति, आई स्पीक आर्मीनियन, उसका नाम था रॉबर्ट कोचारियर। मजेदार बताऊं बात? यस सर प्लीज। तो जब मैं उनसे मिलने जाता था रेगुलरली, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया आर्मीनिया के तो बहुत गहरे संबंध हैं। हम तो कहते थे कि सारे आर्मीनियन यहाँ भारतीय है या सब भारतीय आर्मीनियन। तो उनकी 30 लाख की आबादी है। मैंने कहा देखिए आप लोग भारतीय थे, हम इतने सारे आर्मीनियन नहीं हो सकते। मजाक करते थे। मुझे कहते थे एम्बेसडर आप मुझसे मिलने आ रहे हो तो अनुवादक, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर लेके आए हो। सर मैं तो आर्मीनियन बोलता हूँ, मैं क्यों लेके आऊँ? कहता आप प्योर आर्मीनियन बोलते हैं, मैं सड़क छाप आर्मीनियन। क्या बात है सर। इसी से क्वेश्चन आया, प्योर आर्मीनियन, बेसिकल। उनको कहते मुझे समझ नहीं आती क्या बोल रहे हो। तो आपने पूछा, इसके एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ सर, ये पर्सनल। बिटवीन इंडियन स्ट्रीट फूड एंड 5-स्टार डिप्लोमेटिक डिनर अब्रोड, व्हाट विंस योर हार्ट? बिटवीन इंडियन, मतलब इंडियन स्ट्रीट फूड खाना पसंद है या फिर एक इंडियन 5-स्टार? किसी दिन इंडियन स्ट्रीट फूड या 5 स्टार का, व्हाई नॉट 6, 7, 8, 9, 10, 12? अरे वो मेरी सड़कों में वो बेटा क्या बोलूं। कभी सर गाड़ी रोक के गोलगप्पे खाए? अरे अभी आते वक्त भुट्टा खाया। तो डिप्लोमेटिक है ये था कि भैया कुछ नहीं, जो मजा आता है लोगों से बात, एंड इफ यू स्पीक देयर लैंग्वेज। कई बार हमारे साथ ये जॉर्जिया में भी हुआ है, जब मैं राजदूत था, उनकी भाषा बोलता हूँ। जा रहे थे, कॉफी पीनी है, रास्ते मेरी पत्नी और मैं कॉफी पी, फिर मैंने कहा हाउ मच मनी? आप तो भारत के राजदूत हैं, आप जॉर्जियन बोलते हैं, आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैंने कहा भोजन भी खिलाओ, आपके पैसे नहीं लेने। तिबिलिसी गए सर, बहुत अच्छी कंट्री है। बहुत ब्यूटीफुल। सूडान में भी जब मैं चाड में था, ओह ये कहानी बताऊं? हाँ सर प्लीज। चाड के एक होटल, चाड एंड जमेना जो सूडान का नेबर है, तो वहां पे एक होटल में ठहरे थे। ठीक है सर। और मैं वॉर टॉर्न कंट्री, जंग चलता रहता था, तो जो होटल में ठहरा था वहाँ पे हमको पिज्ज़ा मिलता था सवेरे नाश्ते के लिए, पिज्ज़ा मिलता था दोपहर लंच के लिए, पिज्ज़ा मिलता था रात को डिनर। तीनों टाइम पिज्जा। वो तीनों टाइम, और कुछ था ही नहीं उनके पास। तो मैंने सोचा यार मार्केट में घूम के आता हूँ। तो मैं गया, तो एक मार्केट में मैंने उसको पूछा कि भाई मुझे कुछ कोको कोला, वो कंचे वाली बोतल नहीं, हाँ कंचे वाली बोतल, बंटा बंटा बोलते, बंटा, हाँ बंटा। तो वहाँ पे थी उसका लेमनेड। लेमनेड तो मैंने एक पिया, फिर मैंने कहा कि सेम टेस्ट था लेमनेड का? सेम टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट था। काफी साल हो गए। बट देन आई सेड कितने का है? तो ही सेड वेट, आप कहाँ से हैं? इंता मिनवेन, अरबिक में, मुझे अरबिक बोलते हैं कि कहाँ से आते हो। मैंने कहा अनाल, हिंदी, आई मीन इंडियन। तो कहता है कि 1 मिनट रुक। तो एक राज कपूर की कैलेंडर निकाल के लाया। तो कहता आप इसको जानते हो?
मैंने कहा सारी दुनिया इसको जानती है, सारे भारतवासी जानते हैं राज कपूर कौन है। कहता कैसा आदमी था? मैंने कहा मैं कभी पर्सनली तो मिला नहीं था, पर इनकी फिल्में बड़ी पॉपुलर थी। कहता तो मैंने कहा कितने पैसे? कहता नहीं आप राज कपूर की धरती से, मैं पैसा। क्या बात है सर, क्या बात है। स्टारडम तो वहीं से आया था सर। बल्कि ना इंडियन फिल्म्स का बहुत बोलबाला था, मैंने बहुत देखा। अभी भी दे लव इंडियन फिल्म्स। मेरी पत्नी और मैं जा रहे थे मोरक्को में, माराकेश। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और मैं अपना जीन्स वगैरह। तो एक छोटा सा बच्चा होगा 7-8 साल का, हाँ। मेरी पत्नी को देख के कहता बाजीगरो शाहरुख का है सर। ये हमें बाली में मिले थे शाहरुख खान के फैन, हमें वहाँ पे। देखो स्टारडम खान के यू नो कई बार मलेशिया में रजनीकांत जी के रजनीकांत के बहुत अच्छा। आर्मीनिया में हम लोग जब जाते हैं तो वो देखते ही मेरी पत्नी को जिमी 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 आजा आजा, वो मिथुन चक्रवर्ती वहाँ बहुत हीरो। तो देखिए कौन से लोग कहाँ पे लोग हीरो बनते हैं। आई मस्ट टेल यू दैट 13 देशों में मैंने सर्व किया है एंड आई हैव एंजॉयड एवरी सिंगल पोस्टिंग। क्योंकि आप जब उनके साथ मिल जाते हो, उनकी भाषा बोलते हो, उनके साथ बैठ के बातचीत करते हो। आई मे बी एम्बेसडर, सो व्हाट। घर में उनके ज्यादा था, अपने साथ कोई खाने का प्रोटोकॉल अलाउ करता था सर कहीं भी चले जाओ? हाँ, आई डोंट, आई यूज्ड टू इग्नोर माय प्रोटोकॉल। जो बाहर बैठो मुझे एक और देश में देखो, सुनो बेटा, मेरे को एक व्यक्ति ने सर्दी, वन ऑफ द कंट्रीज, और बर्फ पड़ रही है, तो नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, मेरा दोस्त था, वो वहाँ के विदेश मंत्रालय का था, अमीर नहीं था। घर भोजन पे बुलाया रात को, मैं नया नया गया था, तो मैं पहुंच गया भोजन पे, भोजन खाया, बड़ा अच्छा भोजन, जितना वो कर सकते थे। फिर उसकी माँ आई तो कहती है कि मैंने कहा, मैंने उसको मामा बोला, मैं कहा मामा थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। तो कहती तेरा ओवरकोट कहाँ है, बर्फ पड़ रही है। मैंने कहा मामा मेरे पास ओवरकोट नहीं है, मैं अभी आया हूँ अभी, और मैं कल एक खरीद लूंगा क्योंकि बहुत ठंड अब होने लग गई है। तो कहती है रुक, अंदर गई, एक ओवरकोट मेरे लिए ले आई, कहती ये पहन के चला जा। तो मैंने उसको कहा कि माँ कल ड्राइवर के हाथ लौटा दूंगा। तो मेरे सामने खड़ी हो गई ऐसे, कहता है मुझे माँ कहता है, फिर वापस करेगा मेरा तोहफा। लुक एट सेंटिमेंट, काइंड हार्टेड। तो मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा माँ कभी वापस नहीं करूंगा, ना कभी किसी को दूंगा, ये मैं रखूंगा। सर ये मोमेंट याद आती है, ये चीज मोमेंट, शी इज अ मदर, और मुझे कह रही है कि उसको फिक्र है कि मुझे ठंड ना लग जाए, और कहती है कि भारत में क्या तुम अपनी माँ का दिया हुआ तोहफा लौटा देते हो? क्या बोलूं उसको? तो सॉरी मम्मी, मैं जा रहा हूँ। So sir, you have traveled so many countries. कभी ऐसा कोई ऐसा दोस्त बना आपने कहा तो इंडिया मेरे साथ डिनर करी हो तो घर पे आके? बहुत दोस्त, बहुत तो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं लोग, या फिर वही कि प्रोफेशनली नहीं? वो एक पर्सनल होता है, एक प्रोफेशनल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एम्बेसडर बन गया हूँ तो डिस्टेंस रखो, मैं कहता हूँ एम्बेसडर बन गया हूँ तो और करीब जाओ उनके। कई घरों में जाता, सूडान में इफ्तार डिनर होता था रोजा, जब ये लोग रखते हैं रोजा टाइम पे, जब इनका इफ्तार वगैरह डिनर होता था, ये उसको क्या बोलते हैं, जब 1 महीने के लिए रमजान के टाइम में, तो वहां पे जब आप जा रहे हैं तो वो सड़क पे बैठ के शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे सूरज ढलता है, कलेक्टिव खाना का सड़क पे। अब जा रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सूडान में जा रहा हूँ, भारत का ध्वज देखा, गाड़ी को रोका, फिर बोला इंडिया, मैंने कहा भोजन खाओ, मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने भी कुछ खा लिया। 15 मिनट के बाद दूसरे गांव की तरफ पहुंचे, वो बैठो खाना खाओ, मैंने कहा जी अभी तो खा गया, चुप खाओ, मैंने कहा अच्छा जी, वहां भी खा लिया, फिर थोड़ा आगे जाओ, फिर वो रोक के खिलाएगा। इट्स जस्ट इतना स्पॉन्टेनियस होता है, एंड यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड कि यार इनके साथ मैं अब मिल गया हूँ, जमीन पे बैठूंगा इनके साथ, और एक ही थाली से खाते हैं, अलग अलग प्लेटें नहीं है, उसी थाली में। भाई इतना उनको कहता था कि बीफ मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, बाकी सब्जी रोटी वोटी मैं सब खा लूंगा। एंड दे वर वेरी गुड पीपल, दिल इतने साफ है। एक बार मन का मिलन तो अलग चीज है, दिल का मिलन बहुत गहरा जरूरी है सर। पीएम साहब मन की बात करते हैं ना, मैं तो दिल की बात करता हूँ। दिल की बात करता है सर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी, क्या होता है कि डिप्लोमेट जो होते हैं वहाँ पे जब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बार हमने फिल्में कहते हैं आईना होती है, तो दिखाया कि कई बार ऐसा हुआ कि आपकी जान को खतरा हुआ, कई बार वॉर चली, एकदम ऑल ऑफ सडन वॉर स्टार्ट हो गई, आपको मतलब बचना मुश्किल हो गया, कुछ ऐसी चीजें कभी आपके साथ? बहुत बार मेरे साथ हुआ था। एक देश में हमारी ऑयल कंपनी थी, तेल के लिए वहाँ खोज कर रहे थे, तो उस ऑयल कंपनी को सपोर्ट करने के लिए 3-4 और कंपनियां काम करते हैं, तो 5 हमारे बच्चों को 25-30 साल उनकी उम्र होगी, वो अगवा कर लिया एक कबीले ने। वो सब मिले जुले, कोई किसी का भाई है, चाचा है, भतीजा, वहाँ के लोग पैसा मांगते थे। अब मैंने उनके साथ संपर्क किया क्योंकि मैं भाषा बोलता था, मैंने कहा यार ये बच्चे हैं,
सही बात है। 25-30 साल के, मेरी 55 साल की उम्र है, इनको छोड़ दो, मुझे अगवा कर लो। हाँ। तो फिर उनका जो कबीले का नेता था, वी वर टॉकिंग ऑन द फोन। डू दे नो कि आप? हाँ, रेजू द एम्बेसडर ऑफ इंडिया वाज टॉकिंग, और मैं सैटेलाइट फोन के जरिए बात कर ठीक है। रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा देख टाइगर, ये बच्चे हैं यार, छोड़ दे, मुझे तू गिरफ्तार करके मैं खुद आऊंगा तेरे पास, मुझे वहां पे तू अरेस्ट कर लियो और ले जा। तो कहता आपकी सरकार वो देगी, पैसे देगी आपको छुड़वाने के, लिए 5 रुपए दे देंगे तेरे को, इससे चाहता तो नहीं। एनीवे उस वक्त वहाँ की फौज जो थी, मैंने उनको कहा था कि आप कोशिश मत करिए, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, मेरे लोगों को आ जाने दिए। वो नहीं माने, उनकी फौज चली गई, 2 मर गए वहीं पे क्रॉस फायर, रेस्क्यू करने जब वो हाँ, गए, गए। 3 भाग गए, एक उनमें से कहीं मर गया और 2 वापस आए। अब जब ये बात फैली देश की राजधानी में, भारत में, कि राजदूत ने कहा कि मुझे हॉस्टेज ले जाओ, इनको छोड़ दो, अरे बाप रे, इतना बड़ा मुझे चिट्ठा दिल्ली से आया, बड़ा गुस्सा कि ये तू क्या कर रहा है। अगर राजदूत को वो अगवा कर लेते फिर ये तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय इंसिडेंट हो जाता। तो मैंने कहा अच्छा यार, अगली बार नहीं करूंगा, अगर ऐसी बात होगी आई वोंट डू इट। तो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे उस समय, हमारे मंत्रालय के हेड थे, तो मुझे कहने कि दीपक, तेरे को अभी तक मैंने बहुत बचाया है, अब नहीं बचा सकते, अब तूफान आ रहा है दिल्ली से, अब तू बच अपने आप। तो मैंने कहा ये बात है। मैंने फिर उसको जवाब दिया, मैंने कहा टाइगर, तू कह रहा ना दिल्ली से तूफान आ रहा है, अरे टाइगर मैं ही तो तूफान हूँ। कहता है तू पास नहीं आएगा। मैंने कहा देख यार, मैं बच्चों की जान बचा रहा हूँ, तू क्या कर रहा है? मुझे जो भी समझ लगी, आई विल डू माय बेस्ट, आई डू। एंड आई आस्क्ड हिम आप क्या करते? देन ही कॉल्ड मी, ही सेड मैं भी वही करता जो तूने किया था, बट फॉर्मेलिटी के लिए उसको गुस्सा जाहिर करना था, करिए। सो यू नो, इन डिप्लोमेसी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं व्हेन यू हैव टू टेक अ स्पॉट डिसीजन। तो सर जब डिसीजन से एक चीज़ याद है कि जब डिसीजन लिए जाते हैं तो उस टाइम क्या इकोनॉमिक्स देखी जाती है या इमोशन देखे जाते हैं, या ये देखा जाता है हालात क्या है, या किसके साथ अच्छा होगा किसका बुरा? इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे डिसीजन लेना है, मिसाल के तौर पे किसी सरकार ने मुझसे मान लीजिए 300 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो मुझे देने हैं कि नहीं देने हैं, दिल्ली से रेकमेंड करना है, तो फिर मैं सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या ये मेरा समर्थन कर रहा है, वापस करेगा नहीं करेगा, वो सब देख के सोच के फिर करता हूँ। जंग हो जाए क्या कर, सबसे पहले तो मैं हमारी कम्युनिटी, भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ में, मैंने कई बार किया, मेरी गाड़ी आगे होती है, उनके पीछे, हम वहाँ से बाहर निकल जाते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, क्योंकि उनकी जान बचाना। और फिर जब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज गाड़ी पर, तो फिर वो गोली नहीं चलाते जो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो अलग हो जाते हैं। फिर एक बार तो हुआ था मेरे साथ एक देश में, आतंकी मीन्स फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी चाहते थे, सरकार मान नहीं रही थी, दो आपस में गोलीबारी शुरू हो गई, और मेरी फौज थी वहाँ पर, पीस कीपर। तो वहाँ के कर्नल साहब फ़ोन किए, एम्बेसडर ये हो रहा है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कहते सर आप क्या करेंगे? मैं कहा बताता हूँ। पहुँच गया तो आपस में दोनों साइड को आपस में उनका फैसला होगा 300 मीटर का, खड़े हुए ट्रेंचेस में बंदूकें लेके एक दूसरे पे गोली। मैं खड़ा, गाड़ी आई मेरी, मैं चढ़ गया उसके ऊपर। तो मैंने कहा मैं भारत का राजदूत हूँ, मारो गोली, हिम्मत है तो मैं नहीं होने दूंगा ये। मैं पीस कीपर, ये फौज जो हमारी फौज है, शांति दूत आए हैं, आप खामोश हो जाइए। तो एक वहाँ से खड़ा होकर कहता है एम्बेसडर हट जाओ, हम गोली चलाएंगे। मैं कहा मार, डरा किसको रहा है? और फिर क्या देखता हूँ, दोनों तरफ आपसे बात करते हैं, यार पीछे हट जाओ, ये भारत का राजदूत पागल है, ये यहाँ खड़ा हुआ है, कहीं इसको मार दिया तो बहुत मुसीबत पड़ेगी। तो सर कुछ लोग कभी ऐसा भी हो सकता है एम्बेसी के अंदर भी आए, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एम्बेसी के अंदर, जो हमारी सिक्योरिटी बहुत होती है, कोई आ नहीं सकता। हाँ ऐसा जरूर हुआ है कि गाड़ी जा रही है तो कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं, कि उनको क्या फर्क पड़ता है, या फ्लैग्स दिखाते हैं कुछ, क्या? हाँ कुछ नहीं, वो तो कहते हैं बस कुछ मिल जाए यहाँ से। जब गरीबी भी तो बहुत होती है ना, कई देश एक बहुत बड़ी इंसान की दुश्मन गरीबी है। वो हम लोग क्या, के भारत में कहावत है ना, जो कुछ करता हूँ पापी पेट की खातिर, पापी पेट की खातिर, वहाँ पे भी पापी पेट की खातिर करते हैं। बट बाय एंड लार्ज मुझे 52 साल हो गए अब कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, 30 years एक्टिव, 38 years इन द सर्विस, उसके बाद स्पेशल एडवाइज़र। मैं ये कहूँगा कि मुझे फिर कभी करियर चूज़ करने का मौका मिले तो मैं यही लूँगा। इतने लोगों से मिलते हैं, इतने अच्छे लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं घमंडी हैं, तो बैठे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर किस कंट्री का बेस्ट एक्सपीरियंस आपको लगा? आपने इतनी कंट्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, हर देश का कुछ ना कुछ अपना स्पेशल होता है। तो यू आर रेडी टू लर्न कि हाँ यार हर जगह सीख। पहली पोस्टिंग मेरी फ्रांस में थी, मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ सॉर्बोन में, सो आई स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। वहाँ पे उसमें बात कर रहा हूँ 75, 76, 7, आपको तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। उन लोगों की आंखों में घमंड होता था भारत के प्रति, क्या स्नेक चार्मर वाला जो वो बना हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल, और बड़ी बातें करते थे, और ये कहाँ तीसरी 3rd वर्ल्ड कहते थे आ गए हैं, एटसेट्रा।
अब कल मुझे पता लगा है कि फ्रांस IMF से लोन ले रहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, जबकि मैं नहीं लेता, मैं पैसे देता हूं IMF को, भारत, वो उनसे पैसे मांग रहा है। ग्रीस मांग चुका है, स्पेन मांग चुका है, यूरोप खत्म हो चुका है। बेटा पैसा खत्म हो गया, घमंड खत्म हो गया, अक्कड़ नहीं खत्म हो रही है, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। पैसा और हथियार जो ताकत ही खत्म है, बट अक्कड़ अभी भी है कि हम तो एक जमाने में दुनिया के 50% या 60% दुनिया पर हमने हुकूमत की थी। ब्रिटिश के बारे में एक अंग्रेजी में कहावत थी, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि 25-30% पूरी दुनिया का जो हिस्सा है ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। सो सूरज कभी ढलता नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य में। उसका एक और कारण है, क्योंकि अंधेरे में तो भगवान भी भरोसा नहीं करता गोरे के ऊपर, तो सूरज कभी ढलता नहीं था। द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि भगवान ऑल्सो डजंट ट्रस्ट द इंग्लिशमैन इन द डार्क। ये हम मजाक करते थे उनके साथ, वो खत्म। लेकिन अभी दिमाग में वो है कि हमने वहां राज किया था। यार टाइगर, बहुत साल हो गए, अब तुम चले गए हो, मेरी इकोनॉमी आपसे ज्यादा बड़ी है। इन टर्म्स ऑफ फिगर्स माई इकोनॉमी इज लार्जर देन ब्रिटेन इकोनॉमी। कुछ नहीं है तेरे पास आपका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया। फिर आपका एक प्रधानमंत्री, अजीब से बाल थे उसके, कहता है 2000 डॉक्टर हम भारत से ला रहे हैं, वो दौड़ के आएंगे। आया उनका टीम, एक नहीं गया। यार यहाँ पे डॉक्टर्स आर वेरी वेल पेड, वी नीड द डॉक्टर्स, दे आर रिस्पेक्टेड। तुम्हारे कभी भी इंग्लैंड जाओ, बीमार मत होना, पुअर मेडिकल फैसिलिटी। अरे फोन करेंगे ना आप, ये किशोर महबूबानी सिंगापुर के फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक पॉडकास्ट में उनका सुन रहा था, बोले मुझे दवाई चाहिए थी और मैंने फ़ोन किया, अच्छा इसको फ़ोन करो, इसको करो, कहते 500, तो मैंने कॉल किए। पहले बोला भाई मैं बहुत बीमार हूँ, तो मुझे बताए क्या करना है। नहीं अभी डॉक्टर तो है नहीं, अच्छा 3 महीने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स की है। इसे तुम्हारा दिमाग खराब है। डिस्ट्रिक्ट में प्रोटोकॉल नहीं होता वहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, दे डोंट केयर, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द नॉर्मल हेल्थ सिस्टम। फाइनली कहता है, मुझे एक मैडम फ़ोन पे आई, कहती देखो यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम वो फार्मेसी में जाओ और जो दुकानदार है उससे पूछो कि आपकी जो तकलीफ है उसके लिए क्या दवा। कहता मैं फार्मेसी जाके कंपाउंडर से बोला भाई दवाई दे दे, कोई उसने मुझे दवाई। ये तो हेल्थ सिस्टम है। आम बंदे के साथ कैसा होता होगा सोचिए। मैं कह रहा हूँ आम कौन आदमी से, ये तो फॉरेन सेक्रेटरी था सिंगापुर का, कहता कभी मत बीमार होना इंग्लैंड में जाके। भारत में आप देखिए, ठीक है यार, सरकारी अस्पताल की। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ, कई साल हो गए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, तो माई वाइफ हैड सम इशू विद हर नी, तो दर्द हो रहा था, क्या हो रहा था, तो हम लोग उस समय पोस्टेड थे, मुझे स्पेन ने, दिल्ली में आए तो सम इशू, मुझे याद नहीं है क्या था, तो मैंने कहा चलो देखा, आई कॉल्ड वहाँ, बोले हमारे डायरेक्टर साहब ही इज़ अ वेरी गुड ऑर्थोपीडिक, हड्डियों के डॉक्टर है, तो आपकी अपॉइंटमेंट है कल 9 बजे। हम 8:45 पहुँच गए, वो बैठा हुआ था, अंदर गए, तो मैंने कहा सर ये इनकी भाई, हाँ एम्बेसडर, आई नो व्हाट इट इज़। तो देखता है पहले कि हाथ लगा, कुछ सूंघता है, कहता है ये बीमारी है, जाओ ये दवाई खा लेना। आई थिंक 30 seconds एंड इट वॉज एग्जैक्टली एक्यूरेट। ही गेव सम मेडिसिन, वो ठीक हो गई। अब मेरा इनका जो तजुर्बा है ना हमारे डॉक्टर का, यार एक दिन में 3 कितने लोगों को देख रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैटर्स, 400 डॉक्टर एक्सपीरियंस हो गया, पेशेंट्स 500 पेशेंट्स एक दिन में देख रहा है वो, और वहां पे तो गोरों का तो महीने में 2 को देखता है, तो उसको क्या पता तजुर्बा क्या। हमारे पास तजुर्बा है। दिस इज द रियलिटी बेटा, कि जितनी मर्जी हमने आलोचना अपने देश की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड है। हाँ आबादी ज्यादा है, अग्रीड। ये मैंने अभी बात छेड़ी भी थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, ठीक है, टेक्नोलॉजी और चीजें धीरे धीरे हल्के हल्के क्या होता था। अब मेरी दादी, शी हैड 16 चिल्ड्रन, माय ग्रैंडमदर, और कुछ काम नहीं था, बच्चे पैदा करते रहते थे। अब इनमें से बोला जाता था, अब उनमें से कोई भी जीवे, क्योंकि था कि भाई खेत में काम करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों की लाइफ भी लंबी नहीं होती थी, तो ज़्यादा करो। और अब जो है एवरेज जो सनातनी है एजुकेटेड इंडियन वुमेन 1.9 बच्चे पैदा करती है इन द रिप्रोडक्टिव ईयर्स। जब 16 से 1.9 पे अब हमारे 1.9 होता है बेटा, रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1, यानी हम 2 हमारे 2, फिर 0.1 बीमारी हो गई, सुनामी आ गई, चीनियों ने कोई और वायरस भेज दिया, कुछ कर दिया, तो 0.1 वो एक्स्ट्रा होता है। 1.9 इन अदर वर्ड्स वी आर बिलो द रिप्लेसमेंट रेट। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि हम जी भी तो लंबा रहे हैं ना। सो 1.9 इज एन एजुकेटेड इंडियन वुमन फ्रॉम द सनातनी कम्युनिटी। बाकी जो समुदाय है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, इट्स अ सेंसिटिव इशू। सर एक यूथ से क्वेश्चन आया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। Many young Indians look up to you as a role model.
What advice would you give to someone preparing for IFS today? मैं ये यूपीएससी में स्पेशली IFS के लिए वो कर रहा है तो मैं क्या ये कहूँगा, अगर विदेश सेवा में आप शरीक होना चाहते हैं, अपने कान खुले रखिए, आंखें खुले रखिए। ये सब मीडिया वाले एक्सपर्ट जैसे चौहान साहब जैसे वो बताएंगे क्या हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए वो क्यों हो रहा है। Why did India go to Shanghai? Why is India doing this? Why? वो होता नहीं था एक मालदीव्स मुज्जू फुज्जू जो उसका राष्ट्रपति था, बड़ी गाली देता था भारत को, और फिर जब प्रधानमंत्री वहां पे विजिट करने गए पूरा कैबिनेट लेके आ गया। आज तो गुण गाता है भारत के। कोलंबो में भी वही होता था, बहुत गाली देते थे हमको, वो चीन के साथ मिल गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अब मैं जब श्रीलंका में कभी बात करता हूँ, भाई भारत ही एक हमारा दोस्त है। तो ये चीजें बदलती जाती हैं, यू नो, रियलिटी चेंजेस। अगर आप विदेश सेवा में जाना चाहते हो, फर्स्ट प्राइड इन इंडिया, यस, आप डोंट बी स्वेप्ट अवे जो चीजें आप वहां देखती हैं। दूसरा ये है, योर मिशन इज टू मेक फ्रेंड्स, दुश्मन नहीं बना। अगर वो नाराज होता है, होने दो यार, उसका अधिकार है, मैं तो नाराज नहीं। सब पॉलिटिक्स में भी कहावत है, दोस्त बनाओ मत बनाओ पर दुश्मन कभी किसी को मत बना, यू नेवर नो। हमेशा चाणक्य ने यही तो कहा था, दुश्मनी करो, दरवाजा बंद करो पर खिड़की खुली रखो, कहीं से कहीं वो दोस्ती फिर। अभी सर हुआ, हम देख रहे हैं यूएस से रिश्ते खराब हुए, अब शी जिनपिंग से हम गले मिल रहे हैं, आप देख लीजिए। और शी जिनपिंग के साथ बातचीत होगी, चलिए अच्छी बात है। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ, ट्रम्प भी आके अब थोड़ी देर में जब उसको अकल आएगी कि मैं क्या कर बैठा, तो वापस आएगा चाहेगा कि हमने खिड़की खुली रखी है, पर वो पूरा बोलेगा इंडिया ये सबको आई लव मिस्टर मोदी। चलो तभी तो गाली दे रहा था, अब क्या हो गया तेरे को? बोलेगा मैंने गाली दी थी, अच्छा मुझे याद नहीं है, मेरी दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? यू नो, वी स्टैंड फॉर आवर इंटरेस्ट। मेरे फूड सिचुएशन कंफर्टेबल है, फाइन है, 700-800 बिलियन डॉलर तो मेरे। अरे आप भूल गए हो, एक चीज बताओ, कब की बात है, जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था, हाँ 1991 में, मेरे पास 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, आई 1 बिलियन डॉलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास इंपोर्ट के। अगर एक हफ्ते तक मेरे पास पैसे ना आते, और 600 मिलियन हमने लिया था फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, IMF ने कहा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक में हमने अपना सोना गिरवी रखा था, तब उन्होंने हमें पैसे दिए, तो मेरी हालत बड़ी खराब थी। और अभी पिछले साल 200 टन अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में 30 साल से पड़ा था, हम वापस लेके आए 200 टन 30 साल के बाद। तो एक सीनियर रिजर्व बैंक के मेरे दोस्त थे, अब तो रिटायर हो गए, मैंने उनसे पूछा टाइगर यार तुमने 30 साल वहां क्यों रखा था? कहता हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। तो मैंने कहा अच्छा मेरे बाथरूम में रख देता है, ये कौन सी बड़ी बात है। भारत सरकार के पास 1000 टन सोना है, सरकार के पास, आपकी सरकार 1000 टन से कम, हमारी बेटियों के पास 25,000 टन सोना। क्या बात है। अब आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि सोने की तो हम बहुत कदर, तभी सोने की कीमत भी बढ़ी जा रही है, बड़ी जा साहब हमारी खरीद आज 1,07,000 रुपए है। देखिए, और फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना, आमदनी भाई 2.5 लाख रुपया तो पर कैपिटा है मेरी, हाँ 2.5 लाख, अगर 4 लोग का परिवार है 10 लाख, 10 लाख अगर आपकी आमदनी है साल की, और आपके पास अपना घर है, तो आप भूखे नहीं रहेंगे। नो, और फिर मैं सब्सिडी दे रहा हूँ। सही बात है सर। यू नो, वर्ल्ड बैंक वाले कहते हैं सब्सिडी क्यों दे रहा है, मैं कहा चुप कर जाए, क्योंकि मैं अगर उसको खाद्य पदार्थ मैं सस्ती कीमत पर दे रहा हूं, तो जो पैसा उसका बचता है उससे वो मोबाइल फोन खरीदता है, उससे कमीज खरीदता है, उससे कोट खरीदता है, अपग्रेड करता है अपनी लाइफस्टाइल, लाइफ को अपग्रेड करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग की जो हालिया मुलाकात को आप किस दृष्टि से देखते हैं, और इससे क्या सीमा विवाद पर सकारात्मक संकेत मिलेंगे? नहीं, सीमा विवाद में बेसिक इशू ये है कि आप मेरी जमीन मुझे वापस करो। 50,000 मेरे सैनिक खड़े हैं, 50,000 तुम्हारे खड़े, क्यों? आपके लिए बहुत महंगा है, मेरे लिए बहुत महंगा है, पीछे हटाओ। नहीं हटाओगे तो मैं भी नहीं हटूंगा। जब तक टेरिटरी, हमारी 3 चीजें हैं, टेरर, टेरिटरी एंड ट्रेड। आतंक का समर्थन करना बंद करो। यू नो, चाइनीज क्या बोलते हैं, दलाई लामा तो एक आतंकी है, और वो क्या नाम है उसका, पाकिस्तान में जो बैठा हुआ आतंकी जो बड़ा, उसको कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर है, नसीब मुसीब ऐसे कुछ नाम है, हफीज सईद, हाँ। तो वो मुसीबत जो है, तो उसको कहते हैं तो बड़ा इस्लामिक स्कॉलर है। एक कमीने, तुमको 2 झापड़ मारेगा फिर मैं पूछूंगा। सो बेसिकली टेरर फर्स्ट इशू, दूसरा टेरिटरी, मेरी जमीन वापस करो, और तीसरा ट्रेड, मुझसे खरीदो कुछ, वो नहीं खरीदेगा कि उसके पास ओवर प्रोडक्शन है। पर हम तो चाइना से ही खरीद रहे हैं सर। ये तो बताता हूँ, मैं उससे खरीद रहा हूँ, मैं कहता हूँ बैलेंस कर, मुझसे खरीद, क्या खरीदेगा? उसके इतनी ओवर, अमेरिका नहीं खरीद रहा, यूरोप नहीं खरीद रहा, मैं ही मार्केट, ओवर प्रोडक्शन है उसका। ओवर प्रोडक्शन। और सर ये तो जो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। ये जरूर है कि बॉर्डर पे तनाव हम कम करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे, एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, गाली गलौज करेंगे, पर गोली नहीं चलाएंगे। टिल दैट गोस, ट्रस्ट, भरोसा नहीं है। और मैं तो 62 में अनाथ हुआ था बेटा, मेरा परिवार
उसको अरेस्ट करके गोली मारी थी। ऐसे बहादुर हैं। तो सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जैसे G20, ब्रिक्स और SCO में भारत की भूमिका किस तरह बदल रही है? आप इसके ये हमारे राष्ट्रीय हितों को कैसे बल मिल सकता है ये इसके लिए? भारत को अपना लीडर मानते हैं। अंग्रेजी में एक किचन, चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। हम कहाँ वर्ल्ड की नजर में वर्ल्ड की, क्योंकि हम लोग कहाँ, जहाँ पे जो गरीब देश हैं जो हम पूंजी निवेश करते हैं, पैसा देते हैं, हम देते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप अपने लोगों को, हम एजुकेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, IT ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। चीन करेगा मैं तेल में लगाऊंगा, कोयले में निकाल के मैं ले जाऊँ। सर उनकी टेक्नोलॉजी आपको ऐसा लगता है बहुत आगे? हुआ कहते हैं नहीं, कि सुपर पावर बन चोरी की है उन्होंने टेक्नोलॉजी। और हमारी भी तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशस्त्र भारत, सक्षम भारत, वो टेक्नोलॉजी की तो है। आई थिंक वी आर कैचिंग अप। जब हाँ लोगों का कहना है कि जी 5000 साल लगेंगे, मैंने कहा उन्होंने, अभी तो आप कह रहे थे कि 30 साल में बहुत तरक्की की और हमको 5000 साल लगेंगे। बेवकूफ़ लोग हैं जो बकवास करते हैं। रियलिटी इज दैट वी आर डेवलपिंग वेरी फास्ट। तो सर हमारा जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, मोदी जी का भी है विकसित भारत, तो इसमें चाइना से हम जो इतना सामान लेते रहेंगे तो हम कैसे अपना प्रोडक्शन करेंगे? विकसित भारत का वही तो आइडिया है ना, जब वो बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत। यस। और ये 2047 का मैंने यहाँ पेन रखा है, अब आप देख रहे हैं उसने। हाँ 2047। बेटा मैं जिंदा नहीं रहूंगा till by 240. I'll be 96 if I'm still. नहीं सर 100 साल जिएंगे। आपका बड़ापन है। और मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं ना कि विकसित भारत कैसा होगा। What is it like to be a citizen of a developed country? तो मैं पता है क्या कहता हूँ 2040 से, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा, दिखा तो दे तू कैसा होगा टू बी इन अ डेवलप। और PM साहब क्या कहते हैं बच्चों को, कि हमारे लिए हम तो लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, क्योंकि आपके लिए जब आप विकसित भारत में जिएंगे, आपके लिए मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। सर इससे रिलेटेड एक सवाल, US से हमारे इतने अच्छे मधुर संबंध थे, बहुत सडन अच्छे ऐसा क्या हुआ कि वो हमारे दुश्मन से बन गए, टैरिफ बढ़ा दुश्मन नहीं दिए? है, एक आदमी का दिमाग खराब है, लेकिन हम उसकी इकोनॉमी पे तो हमारी वो फर्क तो पड़ी 3-4 साल में चला जाएगा ना। अरे बेटा मैंने जो कैलकुलेशन किया एज एन इकोनॉमी, 0.2% का फर्क पड़ेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 7.8% तो हमारी अभी ग्रोथ हुई है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून। दुनिया दंग रह गई है। और बाकी ऑपोजिट जी 1% होगी, 2% होगी, ये फिगर तेरे चाचा के हैं जी। वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि 2% होगी, तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक नहीं कहा है कि 7.8% हुआ है। अच्छा कहा है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा चल मैं चाय पीने जा रहा हूँ। सर हम पे रिसोर्सेज है, मैन पावर है, यूथ है, पर हम चाइना की जैसे आसपास भी नहीं टेक्नोलॉजी में, हम लोग तो उसके लिए क्या करें इंडिया? चाइना को डेवलप किसने किया? सारी टेक्नोलॉजी तो अमेरिकियों ने दी। वो तो फेमस थिंग था ना, हर चीनी अगर एक कोका कोला पिएगा तो हम इतने सारे कोका कोला बेच पाएंगे, या हर चीनी अगर एक रुमाल खरीदेगा हम इतने रुमाल। बेसिकली मैं पोस्टेड था यूनाइटेड से। मैं गिव यू स्मॉल एग्जांपल। चलिए मेरी ये पतलून मैंने पहनी हुई है, मैं $10 की ली। दुकान में गया, मैंने कहा टाइगर तेरी प्रोडक्शन क्या है? कहते जी $5, पूरा ओवरहेड मिला के, और $5 मेरा मुनाफा है, मैं आपको 10 में, चलिए 8 में दे देता हूँ। कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, $5 की प्रोडक्शन है, 8 में दे। फिर चीनी आया, तेरी प्रोडक्शन क्या? कहता $5। क्या बोल रहा है, मैं तो 1 पैसे में बना के देता हूँ। वो सारी फैक्ट्री उठा के वहां ले गया। ये भूख पैसे की, कैपिटलिज्म, ग्रीड, हम ग्रीड कहते हैं ना। हाँ। तो उसमें वो फंस। पर ट्रम्प तो ऑफिशियली धमका रहे कि एप्पल ने जो यहाँ पे प्रोड्यूस करा आईफोन भी, और एप्पल ने क्या बोला? टैरिफ बढ़ा दूंगा उसमें। एप्पल ने क्या बोला कि अमृतसर के छोले का, क्योंकि अमेरिका के लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कहता मैं बंद नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट ऑल दी एप्पल फोन्स दुनिया में, चीन में, अमेरिका में जो बिक रहे हैं वो भारत में बन रहे हैं, बिकॉज़ आवर प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी लो और हमारे लोग बड़े मेहनती है। इसमें कोई रतन टाटा ने एक चीज कही थी, बेटा कौन सी हमने कार कंपनी खरीदी है? वहां जैगुआर हमने खरीदी है ना, टाटा साहब की गाड़ी है जैगुआर लैंड रोवर। हाँ बिल्कुल। तो एक उन्होंने न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया था कि मैं अमेरिका इंग्लैंड जाता हूं और मैं मीटिंग कर, फ्राइडे को शाम के 4 बजे बुलाता हूं सबको, भाई मैं चेयरमैन हूं, तो सब अपनी घड़ियां देख रहे हैं कि उनको इतने बजे मेट्रो पकड़ के घर जाना है। कहता मैं इंडिया में संडे को रात को 2 बजे बुलाता हूं, सब पहुंच जाते। ये फर्क है। आप भी तो यूर अ बिग प्रॉपर्टी पर्सन, आपको भी मालूम है कि आपके मजदूर 24 घंटे काम करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। वहां पे देख लो, मैं जा रहा हूँ, उसके बाद फोन नहीं उठाते वो सर, उनका मैं जा रहा हूँ। जब मैं पोलैंड में था, वहां से लिथुआनिया साथ वाला देश है, वहां जा रहा हूँ। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा देख भाई वहाँ की राष्ट्रपति मेरी बहुत फ्रेंड थी, लेडी दालिया ग्रिस्बाव आई थी, बोली कि मैं ये भोजन बना रही हैं, हम लंच करने जा रहे हैं, सुबह 9 बजे निकलेंगे,
5 घंटे का रास्ता है, 2 बजे पहुंचेंगे, 2 घंटे लंच, फिर वापस आएंगे। तो वो कैलकुलेट करता है 5 घंटे जाना, 5 घंटे आना, 10, 2 घंटे लंच। सर ये तो मेरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। अगर दुर्फिटे मुँह तेरा तेरे ह्यूमन राइट। फिर मैं 2 ड्राइवर लेके गया, वी हैड लंच, वी केम बैक। और फिर जब मैं दिल्ली आता हूँ, यहाँ से फ्लाइट लेके जाता हूँ मैं श्रीनगर, क्योंकि मुझे जाना है ले कारगिल होते हुए। तो ड्राइवर संता सिंह देख अभी 10 घंटे का रास्ता मुझे ले जाना है, वहाँ डिनर खा के फिर वापस आना है श्रीनगर, कर लेगा? और जनाब जी दिल्ली छड़ाऊंगा आपको। आई मीन लुक एट द डिफरेंस, द वर्क ही थॉट्स। जो जुनून है ना हम में, ये बहुत कम लोग। बिल्कुल हैं। सर, गुड़ दो में नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे और आप स्टेट जवाब दे। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब इंडियन डिप्लोमेसी इन 3 इमोजीज, व्हिच वन वुड यू पिक? अब इमोजी में तो बढ़ूंगा, बिग स्माइल, सॉलिड हैंडशेक, और तीसरा इमोजी दिल, मोहब्बत रखनी चाहिए। तो सर, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू स्माइल आउटसाइड बट स्क्रीम इनसाइड? हाँ तो होता है कई बार। हमारा नाइजीरिया में जब था, हमारे एक जहाज को उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो बोले इसमें ड्रग्स आ गए। वो ड्रग्स गए थे वहाँ ज़रूर, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति की पत्नी ने मंगवाए थे वो। अब कोई क्या करे, हमारे जहाज़ को कुछ देर एयर इंडिया के जहाज़ को रोक रखा था। तो जब मैं मिलने गया उनकी मिनिस्टर से, तो अंदर से तो दिल कर रहा था कि कुरमा बना के, लेकिन मिस्टर मिनिस्टर यही डिप्लोमेसी है सर शायद। अंदर बहुत गुस्सा था मेरे, कमीने देखो। जो होना था हो गया। बाद में हम कचहरी में गए और हम जीत गए। फिर उन्होंने क्या किया, जज को बर्खास्त कर दिया, दूसरा जज। कितने ने ये जजमेंट दिया? वहां पे भी ऐसा होता है? अरे हमें लगता है हमसे हमारी- कहीं ज्यादा होता है। हमारी की बात नहीं मैं करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा। बट यू नो आई बीन थ्रू मेनी ओकेजन्स लाइक दिस वेयर यू हैव टू जस्ट स्माइल बिकॉज यू डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी। तारीफ करो उसकी, क्या जाता है। हाँ उसकी कमजोरियां, लेकिन मैं कौन होता हूँ उसको समझाने वाला। उसका भाई मैं 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। आई नेवर गो एंड टेल देम व्हाट टू डू। मैंने कहा साहब देखिए, मेरी जो जानकारी है वो भारत पर आधारित है। जो हमने गलतियां की थी मैं आपको बता सकता हूँ कि साहब मैंने ये गलती की, आप ये गलती ना करें। वो बाकी आपका देश है, आपकी मर्जी है, गलती करनी है करो, मेरा की जाता है। सही बात। सो मेनी ऑफ देम, यू नो द वन थिंग दैट दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति ने कहा था, कोई हमारी डेलीगेशन गई थी, मैं वहां तक कहता कि योर एम्बेसडर 24 घंटे ही कैन रीच मी, हैज एक्सेस बिकॉज आई ट्रस्ट हिम। इससे बड़ा कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट क्या दे सकता है? वी सही बात। ट्रस्ट हिम। सर, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। जो डिप्लोमेट होती हैं, आप अपने आज के टाइम में जो यूथ में डिप्रेशन है, एंजाइटी, या लोग कंफ्यूज रहते हैं, फोकस्ड नहीं, उनके लिए आप कोई अच्छा यही कहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, एक लक्ष्य रखो। डिस्ट्रैक्ट मत हो। और इधर जाऊं उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं मैं, किधर जाऊं। एक लक्ष्य, अगर आपने सिविल सर्विस जाना है, प्राइवेट सेक्टर जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके बारे में 24 घंटे सोचिए, उसके बारे में सोइए, उसके बारे में बाथरूम जाएं, वही इसको ये खाएंगे, वही जिए, मतलब उस सपने को उसको जिए। जियो। और स्वामी विवेकानंद ने कहा फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वन आइडिया, इतने सारे नहीं होने चाहिए, एक को गो रिलेंटलेस। वन आइडिया, वन गोल। इफ यू हैव अ सिंगल गोल, यूनिफोकल एजेंडा, आप जीत जाए, कोई रोक नहीं सकता। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अगर आपका आइडिया है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, उसका समय आ गया, अरे कोई नहीं आपको रोक सकता, भगवान भी नहीं रोकेगा। भगवान तो वैसे बहुत बिजी है, वो रोकेगा। तो सर कंक्लूजन पे आते हैं। आपने बहुत बेबाकी से हमारे जवाब दिए। कुछ जो टर्म आपने यूज करे लोगों को सीखने के लिए, क्योंकि कहते हैं सीखना बन तो जीतना बन। जो आपने बिग स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ, हैंडशेक के साथ जो बातें करी, अपने पूरे दुनिया जहान की बातें करी, जो अच्छी बातें करी, अनसुने पहलू पे हमने नजर डाली, उसके लिए हम वी आर वेरी ऑब्लाइज टू यू। आप यहाँ आए, और सबसे मैं थैंकफुली कि दलाई लामा के आप ये उनका आशीर्वाद लेके आए मेरा दूध बनकर। उनका रियल तो एम्बेसडर। सर ये मेरे रियल अचीवमेंट है। और मैं इसको मंदिर में रखिए आपने। हाँ सर बिल्कुल, अभी आज जाते ही मैं इसे अभी मंदिर में रखूंगा। और उससे जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी जी। फाइनली जो डॉक्टर दीपक वोरा सर हैं, हाँ, वो डॉक्टर मेरा टाइटल फर्जी है, बताऊंगा नहीं वो। अच्छा, तो आपकी जो अचीवमेंट है सर, व्हाट नेक्स्ट फॉर दीपक वोरा सर? टू कंटिन्यू टू सर्व माय मदर। उनका नाम भारत है, आखिरी दम तक उसकी सेवा करता है। और जितने भी जगह करेंगे, भारत माँ की सेवा कर। बहुत उपकार किया है मेरी माँ ने मुझ पर। तो सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? तो जो मैम के लिए आप बोल रहे हैं 48 हो गए, तो ये एक लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? बताओ सच। हाँ सर, ये एक स्टोरी हम सुनना चाहिए, बल्कि ऑडियंस भी सुनना चाहिए। 8 साल तक तो वी हैड नोन ईच अदर। मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, वो भी कॉलेज में। सेंट स्टीफन में? मैं सेंट स्टीवन में था, वो लेडी श्री राम में थी। अच्छा, लेडी साहब। तो एक पार्टी पे मिले, मैं सेंट स्टीवंस कॉलेज का प्रेसिडेंट था। क्या बात कर रहे हैं सर? University में। वैसे मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजीडीएवी कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ सर, देखो। 2007 पे। देखो, तो मैं बात कर रहा हूँ 1971। हाँ। तो एक पार्टी पे मिला, ऐसे वेरी अट्रैक्टिव वुमन,
और मैंने कहा कि आई वेंट अप, मैंने कहा हेलो माय नेम इज दीपक, आप तो मुझे जानती हैं। कहती नो आई डोंट नो हु यू आर। तो सर इतनी दूर से कैसे आते थे गेड़ी मारने सर? वही मैंने सोचा मैं प्रेसिडेंट हूँ, सब लोग जानते होंगे मुझे, और वैसे गुड लुकिंग। तो फिर वो मुझे देखे आई डोंट नो हु यू आर। मैंने कहा यार ये लड़की, इससे ही शादी करनी पड़ेगी, मेरा घमंड इसने चूर कर दिया। फिर सर आपने भी गेड़ी और चक्कर जो लगाते अरे हो बहुत लगाया, 8 साल तक। बहुत फॉलो अप करना पड़ा सर। फिर फाइनली मैंने आई केम बैक टू इंडिया इन 77। her father had passed away. My wife, by the way, बीकानेर की बेटी है, महाराजा फैमिली फ्रॉम महाराजा। तो मैं तो दलित हूँ एक तरह से। So then I asked her uncle, her father had passed away. मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहता। He said, रेखा क्या बोल रही? रेखा उनका नाम है। मैंने कहा आप ही पूछो, मुझे तो कुछ कहती नहीं है। So then he came out and he said, ठीक है, माफ किया तेरे को, चल ले जाओ हमारी बेटी को। वेरी नाइस। So then we got married. We love पर to एक meet चीज her. और बाहर, प्योरली आई टोटली इन लव, आई स्टिल एम। पर एक मजेदार चीज आपको बताऊं, जब मैं टीवी पर दूरदर्शन पर, आपके जन्म से पहले, इन द 70s 80s 90s, आई वाज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम होस्ट दूरदर्शन के। एक ही तो चैनल था। हाँ तब उस टाइम नहीं तो एक मुझे 10,000 चिट्ठियां सप्ताह की याद, ईमेल था नहीं, ना मोबाइल था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, 10,000 लेटर्स वी वुड गेट एवरी वीक। आते थे, तारीफ करते, कोई आलोचना। तो मेरे रिसर्च यूनिट वाले दूरदर्शन में मुझे दिखाते नहीं थे। एक चिट्ठी दिखाई, उसमें एक महिला ने लिखा था कि मेरा नाम ये है, मैं जानती हूँ आप शादीशुदा हैं, लेकिन मैं फिर भी शादी करना चाहता हूँ। क्या बात है सर, क्या मैं मुझे सही बात है सर। और तो मैंने कहा कि मैं, मेरे को चिट्ठी दो, मैं अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। तो उस समय मेरी शादी को हो गए थे कोई 15-20 साल। तो मैंने फिर गया, मैंने कहा रेखा देख, तेरी सौतन ने ये लिखा है। कहती मैं इससे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों, लड़ेगी? कहती नहीं, बोलूंगी ले जा इसको। नहीं जाए सर, वी लव टू मीट हर। मैम से हमें कब मिला रहे हैं? मेरा घमंड टूट गया पूरा। तो मैम से हमें कब मिला रहे हैं? आपका हो और 2 साल बाद दोबारा से पॉडकास्ट पे आप आएंगे यहाँ पे, और मैम और सर 2 साल वेट करना पड़ेगा। नहीं 48 ईयर हो गए ना सर, 50 साल। 49 में भी आऊंगा, 50 में भी आऊंगा। Always welcome, से जीता रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपसे बात करके लगा अपने बेटे से बात कर। अरे सर प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर हैट्स ऑफ है आपकी जर्नी को, यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। वंदे मातरम, भारत जय माता की जय। भारत माता की जय सर। जय सिया राम। जय जय सिया राम।